हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन 2। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। सबसे पहले ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। लेट G1 and G2 be two groups and F such that G1 to G2 is a group homomorphism if FA star 1B equals to FA star 2 FB for all AB belongs to G1। कि अगर G1 और G2 हमारे पास दो ग्रुप हैं, G1 के साथ ऑपरेशन स्टार 1 एंड G2 के साथ ऑपरेशन स्टार 2, तो हम कोई फंक्शन f सच दैट G1 to G2 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा अगर ये प्रिजर्व कंडीशन सेटिस्फाई करे। मतलब कि A और B अगर दो एलिमेंट्स हैं G1 के, तो FA स्टार 1B इक्वल्स टू होना चाहिए FA स्टार 2 FB के। इसके बाद अगर f G1 से G2 कोई फंक्शन है और वो फंक्शन 1 है और होमोमॉर्फिज्म है, तो उसे हम बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म। सेकंड, अगर ये फंक्शन ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है, तो इसे हम बोलते हैं एपिमॉर्फिज्म। और थर्ड, अगर ये फंक्शन 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म तीनों है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। फोर्थ, अगर फंक्शन f सच दैट G to G मतलब खुद से खुद में ही है, होम्योमॉर्फिज्म 1 और ऑन टू, तो इसे हम बोलेंगे ऑटोमॉर्फिज्म। के लिए नेक्स्ट रिजल्ट है एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो सब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती हैं क्योंकि वो प्रिजर्व कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। पर सारे होम्योमॉर्फिज्म जरूरी नहीं है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो। ठीक है, उसके बाद आती हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन। सबसे पहले तो इसमें होता है कि आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी पे मैप करती है। मतलब डोमेन की जो आइडेंटिटी होगी उसकी मैपिंग को डोमेन की आइडेंटिटी पे बनेगी। सेकंड, हम निकालते हैं इसका कर्नल। इसका कर्नल होता है, कर्नल क्या होता है? कर्नल ऑफ एफ, मैपिंग का कर्नल होता है जिसमें वो एलिमेंट्स आते हैं x बिलोंग्स टू G1, डोमेन के वो एलिमेंट्स आते हैं सच दैट fx इक्वल्स टू E2, जिनकी इमेज को डोमेन की आइडेंटिटी पे बनती है। कर्नल f में डोमेन के वो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी इमेज को डोमेन की आइडेंटिटी पे बनती है, और ये सबसेट होता है डोमेन का। के बाद कर्नल f इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1, और जो कर्नल होता है वो डोमेन का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। जब ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो G1 बाय कर्नल f एक क्वेश्चन ग्रुप बनाएगा। फोर्थ, इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर कर्नल में केवल डोमेन की आइडेंटिटी आ रही है तो फंक्शन हमारे पास 1 होगा। मतलब इफ़ कर्नल f इक्वल्स टू E1 इट इम्प्लाइज f इज़ 1। तो ये हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज रिजल्ट्स हैं, इनको हमेशा माइंड में रखना। इसके बाद आगे इसकी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमने ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं। f1 हमने मैपिंग ली है z प्लस से z प्लस में सच दैट f1x इक्वल्स टू x, दिस इज आइडेंटिटी मैप। एंड सेकेंड, हमने f2 लिया है z प्लस से z प्लस में सच दैट f2x इक्वल्स टू 2x। एंड थर्ड लिया है f3 सच दैट z प्लस से 2z प्लस में सच दैट f3 इक्वल्स टू 2x। हमने ये 3 मैप देखते हैं। अब हम देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या। सबसे पहले तो हम तीनों का होम्योमॉर्फिज्म चेक करेंगे, ये होम्योमॉर्फिज्म है या नहीं है। तो अब f1 x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड x इक्वल्स टू f1x एंड y इक्वल्स टू f1y। सो दिस फंक्शन f1 इज होम्योमॉर्फिज्म। अगेन चेक f2 को चेक करते हैं। f2 x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 2y and 2x equals to f2x and 2y equals to f2y. So this is also homomorphism. f1 and f2 both are homomorphism. Now check f3. f3 x plus y equals to 2
x plus y equals to 2x plus 2y. So 2x equals to f3x and 2y equals to f3y. So f3 is also होम्योमॉर्फिज्म. अब हमने इन तीनों को चेक कर लिया, f1, f2 और f3 तीनों हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म हैं. अब हम इनको चेक करते हैं 1 1 है या नहीं है. तो f1x के लिए अगर हमने ऊपर कंडीशन पढ़ी थी कि अगर होम्योमॉर्फिज्म में कर्नल केवल आइडेंटिटी के इक्वल आए तो f11 होता है. तो यहाँ पे z की आइडेंटिटी 0 है हमारे पास. तो हम चेक करते हैं f1x इक्वल्स टू 0, f1x इक्वल्स टू x, सो x इक्वल्स टू 0. इट इम्प्लाइज कर्नल f1 इक्वल्स टू 0, सो f1 इज 1 1. अगेन similarly f2x में f2x equals to 0, so x equals to 0, so kernel of f2 is 0, so f2 is also 1 1 map. And थर्ड फंक्शन में भी हम चेक करेंगे, f3x को 0 रखेंगे तो ये भी हमारा 1 1 आ रहा है. तो तीनों मैप हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी हैं और 1 1 भी है. अब चेक करते हैं ऑन टू. अब ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आइडेंटिटी फंक्शन तो हमें पता है वैसे ही 1 1 ऑन टू होता है, फिर भी हम देख सकते हैं ये ऑन टू है. तो अब ये 1 1 ऑन टू और होम्योमॉर्फिज्म तीनों है, तो f1 हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म हो गया. और ऐसे ही हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे ये फंक्शन f2 ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोडोमेन के एलिमेंट्स जो ओड नंबर होंगे उनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी. सो f2 इज नॉट आइसोमॉर्फिज्म, दिस इज मोनोमॉर्फिज्म. ऐसे ही f3 को चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोडोमेन हो गई है 2z, तो इसलिए ये ऑन टू होगा. तो f3 हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म है. तो हमने यहाँ लिखा ये f1 आइसोमॉर्फिज्म है, तो z1 इज आइसोमॉर्फिक टू z प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू z प्लस. और यहाँ पर इसमें ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं आया, तो हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे कि z प्लस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू z प्लस, एंड यहाँ पर z प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू 2z प्लस. तो हमारे पास डेफिनेशन क्या आई आइसोमॉर्फिज्म की, g1 इज आइसोमॉर्फिक टू g2, imply by imply there exists at least one map f such that g1 to g2 such that f is isomorphism. अगर हमारे पास दो ग्रुप्स के बीच में एटलीस्ट वन मैप भी एग्जिस्ट ऐसा कर जाए जो आइसोमॉर्फिज्म हो, तो वो दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगे. तो यहाँ पे हमारे पास ये आइडेंटिटी मैप एग्जिस्ट कर गया, तो ये दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगे. पर हम इस मैप से कि ये नहीं है आइसोमॉर्फिज्म, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक नहीं हैं. ऐसे ही g1 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू g2, इम्प्लाई बाय इम्प्लाई देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मैप f सच दैट g1 टू g2 सच दैट f इज आइसोमॉर्फिज्म. अब अगर हमें ये देखना हो, हमें ये दिया है जैसे r प्लस क्रॉस के आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, मतलब कि ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स विद ऑपरेशन प्लस, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन आइसोमॉर्फिक है या नहीं है. अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ये यहाँ पे हमारे पास प्लस का ऑपरेशन है और यहाँ पे हमारे पास क्रॉस का, तो हमें कोई ऐसी मैपिंग देखनी होगी जो प्लस से क्रॉस में चेंज होती हो. तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो हम लेते हैं फंक्शन f सच दैट r प्लस टू r प्लस क्रॉस सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस पावर एक्स. और हमें पता है कि ई रेस पावर एक्स की जो रेंज होती है वो भी 0 से इन्फिनिटी होती है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स. तो हम इसको चेक करते हैं कि ये आइसोमॉर्फिक है या नहीं है. तो अब यहाँ पे हम इसकी तीनों कंडीशंस चेक करते हैं. सबसे पहले एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू होगा ई रेस पावर एक्स प्लस वाई, एंड ये स्प्लिट हो जाएगा ई रेस पावर एक्स मल्टीप्लाई ई रेस पावर वाई, एंड ई रेस पावर एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स एंड ई रेस पावर वाई इज इक्वल्स टू एफ वाई. तो ये हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया, क्योंकि ये प्रिजर्व कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है.
ऐसे ही अब सेकंड देखते हैं हम इसका कर्नल, ये 1 1 है या नहीं है। तो उसके लिए कर्नल f इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू r such that fx equals to 1 because 1 is identity of positive real numbers with operation multiply. So x belongs to r such that e raised power x equals to 1. fx equals to e raised power x, so e raised power x equals to 1. एंड हमें पता है कि e raised power x 1 के इक्वल तभी होता है जब x equals to 0. सो f इज़ 1 1. तो हमने दो कंडीशन देख ली कि f ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी है और f 1 1 भी है. अब थर्ड कंडीशन देखते हैं कि f ऑन टू है या नहीं है. हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है log. सो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r प्लस देयर एग्जिस्ट log y बिलोंग्स टू r such that f of log y equals to e raised power log y equals to y. So f is on to. तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो इसीलिए r प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू r प्लस विद ऑपरेशन मल्टीप्लाई. अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि r प्लस आइसोमॉर्फिक r स्टार क्रॉस के है या नहीं. इसका मतलब कि 0 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट इसमें हैं. अब हमें ये देखना है कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं. अब हम इसमें तो हमें सामने सामने फंक्शन दिख गया था e रेज़ पावर x, तो हमने इसको चेक कर लिया कि ये आइसोमॉर्फिक बना रहा है या नहीं. पर हम सब में तो नहीं चेक कर सकते, और नॉट आइसोमॉर्फिक कहने के लिए हम सारे फंक्शंस भी चेक कर सकते हैं या नहीं है. तो हम ऐसा देख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है कि दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगे, मतलब कि उन दोनों में प्रॉपर्टीज सेम होंगी. तो सबसे पहले हमें जो उनकी मेन प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं वो हम उसमें चेक कर लेते हैं. अब हमने पीछे पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि R के पास केवल एक एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर फाइनाइट होता है. वह यहाँ पे दोबारा भी चेक कर सकते हैं, केवल 0 है जिसका ऑर्डर 1 है. बाकी सबको हम कितनी बार आपस में खुद में ऐड कर लें 0 नहीं बनाएगा, मतलब आइडेंटिटी नहीं बनाएगा. तो इसलिए R प्लस के पास केवल एक एलिमेंट 0 है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, और R स्टार के पास दो एलिमेंट्स 1 और -1. 1 का ऑर्डर 1 और -1 का ऑर्डर 2. इन दोनों एलिमेंट्स का फाइनाइट ऑर्डर है, बाकी सबका ऑर्डर इनफाइनाइट. कोई भी वापस से 1 या -1 नहीं बनाएगा मल्टीप्लाई करने में खुद पे. तो इसलिए जब इन दोनों की एक प्रॉपर्टी हमें ऐसी मिल गई जो दोनों में सेम नहीं है, तो इसलिए ये दोनों ग्रुप कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे. ऐसे ही Q प्लस एंड Q स्टार क्रॉस, इन दोनों में भी सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टी. Q में केवल एक एलिमेंट है 0 फाइनाइट ऑर्डर का, और Q स्टार में दो एलिमेंट 1 और -1. तो इसलिए ये दोनों भी आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे. एंड थर्ड Q स्टार एंड R स्टार, ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे या नहीं. अब Q स्टार हमारे पास है काउंटेबल ग्रुप एंड R स्टार हमारे पास है अनकाउंटेबल ग्रुप. तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये दोनों कभी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते, क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कभी भी 1 1 ऑन टू मैप नहीं बन सकता. क्योंकि हमें पता है जितने भी काउंटेबल ग्रुप्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स के साथ 1 1 ऑन टू मैपिंग करते हैं, पर अनकाउंटेबल नहीं करते. ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास Q प्लस और R प्लस, तो ये भी काउंटेबल और ये अनकाउंटेबल, तो ये दोनों भी आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे. नेक्स्ट हमारे पास है R स्टार क्रॉस और C स्टार क्रॉस. तो अब इसको हम, ये दोनों ग्रुप काउंटेबल हैं, तो ये प्रॉपर्टी तो इसमें नहीं देख सकते. अब इसमें हम ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं, R स्टार में केवल दो एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर के. ऊपर देखा हमने 1 और -1. और C स्टार में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है फाइनाइट ऑर्डर के. हमने पीछे पढ़ा था nth रूट्स ऑफ यूनिटी, उनका सबका ऑर्डर फाइनाइट होता है. तो ये दोनों ग्रुप भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते. अब इसके बाद हमारे पास आता है एक रिजल्ट जो है एनी इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z+. इनफाइनाइट ऑर्डर के जितने भी साइक्लिक ग्रुप होंगे वो सारे Z+ के आइसोमॉर्फिक होंगे. इसको हम देख भी सकते हैं कि let G be an infinite order of
इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप। जी हमने लिया इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप जिसका जनरेटर है ए। तो इसके सारे एलिमेंट्स होंगे ए रेस पर एन टाइप्स के, और जहाँ एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो हमने इसके लिए अगर हम मैपिंग बना लें एफ ए रेस पर एन इक्वल्स टू एन, तो ये हमारे पास 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा और होमोमॉर्फिज्म भी होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ऐसा फंक्शन मिल गया जो आइसोमॉर्फिज्म है। तो इसलिए इनफाइनाइट ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप हमेशा Z+ के आइसोमॉर्फिक होगा। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास आता है एनी फाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn+n। इसको हमें याद रखना है कि फाइनाइट ऑर्डर के जो साइक्लिक ग्रुप होंगे वो Zn+n के आइसोमॉर्फिक होंगे। नेक्स्ट रिजल्ट है अनकाउंटेबल ग्रुप इज नेवर साइक्लिक। अनकाउंटेबल ग्रुप कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकते। क्यों? अगर अनकाउंटेबल ग्रुप साइक्लिक हुआ तो अनकाउंटेबल ग्रुप है तो ऑर्डर उसका इनफाइनाइट है, और अभी ऊपर पड़ा है एनी इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z+, एंड Z इज हमारे पास काउंटेबल। तो अनकाउंटेबल ग्रुप कभी भी काउंटेबल ग्रुप के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, तो इसलिए अनकाउंटेबल ग्रुप इज नेवर साइक्लिक। नेक्स्ट है एनी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। क्योंकि फाइनाइट ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप Zn के आइसोमॉर्फिक होंगे, तो इसलिए वो आपस में भी आइसोमॉर्फिक होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है नेचुरल या कैनोनिकल होम्योमॉर्फिज्म। ये कैसे होता है? अगर G हमारे पास कोई ग्रुप है और H हमारे पास G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो G/H क्वेश्चन ग्रुप बनाएगा। अगर हम मैपिंग लें F सच दैट G से G/H में, तो इस मैपिंग को हम बोलते हैं नेचुरल होम्योमॉर्फिज्म या कैनोनिकल होम्योमॉर्फिज्म। और ये फंक्शन कैसा होता है? सच दैट Fx इक्वल्स टू Hx, ये इसके कोसेट के इक्वल होता है। Fx इक्वल्स टू Hx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। इस तरीके से ये फंक्शन डिफाइन होता है। तो ये हमारे पास होती है नेचुरल होम्योमॉर्फिज्म। इसको हम चेक करते हैं। Fx*y इक्वल्स टू Hx*y इसकी डेफिनेशन से, और Hx*hy एंड Hx इक्वल्स टू Fx*, Hy इक्वल्स टू Fy। सो F इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब इसको ऑन टू देखते हैं। F इज ऑन टू सिंस देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू G सच दैट HA बिलोंग्स टू G/H। तो ये हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया और ऑन टू हो गया। थर्ड इसका कर्नल देखते हैं। कर्नल इसका क्या होगा? कर्नल F इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू G सच दैट Fx इक्वल्स टू H, बिकॉज हमें पता है G/H की आइडेंटिटी होती है H। तो x बिलोंग्स टू G सच दैट Hx इक्वल्स टू H इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू G सच दैट x बिलोंग्स टू H। Hx इक्वल्स टू H की आ रहा है, इसका मतलब x हमारा H को ही बिलोंग कर रहा है, और x H को बिलोंग कर रहा है मतलब कि कर्नल F इक्वल्स टू पूरा H। तो ये हमारे पास हुई नेचुरल या कैनोनिकल होम्योमॉर्फिज्म। अब अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पे एक फंडामेंटल थ्योरम होती है, वो क्या होती है? अगर G हमारे पास कोई ग्रुप है, H हमारे पास G का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो G/H क्वेश्चन ग्रुप बनाएगा। हम एक फंक्शन लेते हैं फाई G से G/H में ऑन टू ग्रुप नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, और F लेते हैं G से G' में ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म सच दैट कर्नल F इक्वल्स टू H की इस मैपिंग का जो कर्नल है वो H है। तो G by कर्नल F is isomorphic to G' और G by H is isomorphic to G'। ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ये कैसे? अब G G/H से ऑन टू मैपिंग बना रहा है नेचुरल होमोमॉर्फिज्म, तो G to G/H ऑन टू कर्नल F इज इक्वल टू H, और ऐसे ही G G' के साथ बना रहा है ऑन टू कर्नल F इक्वल्स टू H, तो G/H और G' दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। इसके बारे में हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है
हमने लिया लेट एफ सच दैट जी टू जी डैश भी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, हमने जी से जी डैश में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म लिया और कर्नल लिया उसका ई ए बी सी, ये 4 एलिमेंट्स कर्नल में आ रहे हैं, आइडेंटिटी और आइडेंटिटी से अलग 3 एलिमेंट ए बी और सी। ऑब्वियसली कर्नल एफ जी का सबसेट होगा। अब कर्नल में जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी इमेज बनती है कोडोमेन की आइडेंटिटी पे, तो जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश है तो ई ए बी सी इन चारों की इमेज बनेगी ई डैश पे। अब हमने लिया एक्स जी का कोई एलिमेंट, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, जिसकी इमेज बन रही है वाई पे। तो एक्स स्टार ई, एक्स स्टार ए, एक्स स्टार बी, एक्स स्टार सी, ये चारों जी को बिलोंग करेंगे, ग्रुप है जी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से 2 एलिमेंट्स का क्लोजर भी ग्रुप में होगा। अब एफ एक्स स्टार ई, एफ एक्स स्टार ए, एफ एक्स स्टार बी और एफ एक्स स्टार सी, ये चारों इक्वल होंगे वाई के। इन सब की इमेज यू कैन चेक एफ एक्स स्टार एफ ई, वाई स्टार ई डैश वाई पे बनेगी। तो अगर ई ए बी सी 4 कर्नल में है और एक्स जी का कोई एलिमेंट है तो इन चारों की इमेज जी डैश के एलिमेंट वाई पे बनेगी। हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, अगर ये ग्रुप जी है, ये ई ए बी सी है, तो इन चारों एलिमेंट्स की इमेज बनेगी ई डैश पे, और कोई एलिमेंट दूसरा एक्स है तो एक्स के साथ इन चारों का ऑपरेशन लगाने पे ये 4 एलिमेंट बन रहे हैं, तो इन चारों की इमेज बनेगी वाई पे। कोई एलिमेंट दूसरा है x1 या x2, उसकी इन चारों पे ऑपरेशन लगाने पे इमेज बनेगी z पे। इस तरीके से अगर और भी एलिमेंट्स हों तो उनकी चारों के साथ ऑपरेशन लगाने पे एक ही एलिमेंट पे इमेज बनेगी। तो इससे हमें क्या पता लगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी विल बी मल्टीपल ऑफ 4, तो ग्रुप का ऑर्डर 4 का मल्टीपल होगा। वैसे भी हमें पता है लैग्रांज थ्योरम से कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो वो यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। तो इससे हमें क्या पता लगा एक कि जी बाय कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज एफ, जी बाय कर्नल एफ इमेज एफ के आइसोमॉर्फिक होगा, और इमेज एफ है सब ग्रुप ऑफ जी डैश। ये हमारा एक क्वेश्चन ग्रुप बन गया, और जो इमेज एफ के आइसोमॉर्फिक होगा। और अगर एफ ऑन टू है तो जी बाय कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक होगा जी डैश के, क्योंकि वो जी डैश के सब एलिमेंट्स पे इमेज बनाएगा। और अगर एफ 1 भी है तो जी विल बी आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये तीनों हमारे पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हम इन दोनों का ही करेंगे। अब हमने लीनियर अलजेब्रा में रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ी हुई है, तो उसको हम यहाँ पे भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? ऑर्डर ऑफ ग्रुप, अगर टी है हमारे पास वी से डब्ल्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से वी बाय कर्नल टी इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज टी, एंड सो डायमेंशन ऑफ वी बाय कर्नल टी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ इमेज टी। तो अब हमें पता है डायमेंशन v बाय डब्ल्यू का होता है इक्वल टू डायमेंशन v माइनस डायमेंशन w। सो डायमेंशन v माइनस डायमेंशन कर्नल t इक्वल्स टू रैंक t। सो डायमेंशन v इक्वल्स टू रैंक t प्लस नलिटी t। तो ये हमारे पास रैंक नलिटी थ्योरम भी इससे प्रूफ हो गई। इसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने वहाँ पे g और g डैश लिए थे, वैसे ही हम यहाँ पे लेते हैं f सच दैट z2 z3 सच दैट fx इक्वल्स टू x मोड 3। ये हमने ली मैपिंग। सबसे पहले हम इसको होम्योमॉर्फिज्म चेक करते हैं। तो f x प्लस वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई मोड 3 इक्वल्स टू x मोड 3 प्लस y मोड 3। सो f x प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो ये हमारे पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से z बाय कर्नल f विल बी आइसोमॉर्फिक टू इमेज f, और इफ f इज ऑन टू देन z बाय कर्नल f इज आइसोमॉर्फिक टू z3।
तो अब इसका कर्नल एफ अगर फाइंड करें तो कर्नल एफ इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 0 mod 3 इक्वल्स टू 3z। 0 mod 3 मतलब 3 के सारे मल्टीपल्स, तो यहाँ पे आएगा 3z। तो इससे क्या हो गया, इफ एफ इज ऑन टू z बाई 3z इज आइसोमॉर्फिक टू z3। तो अब ये हमारे पास इसकी क्लासेस बन गई 3z, 3z प्लस 1, 3z प्लस 2 और 3z मैप होगा 0 पे, 3z प्लस 1 1 पे और 3z प्लस 2 2 पे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लिया हमें जैसे क्वेश्चन गिवन है, लेट एफ सच दैट जी टू जी डैश बी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म सच दैट ऑर्डर ऑफ कर्नल एफ इक्वल्स टू 4। हमें ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दिया है और कर्नल का ऑर्डर है 4। तो ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ जी डैश क्या क्या हो सकते हैं ये पूछें। फर्स्ट ऑप्शन में है ऑर्डर ऑफ जी 10, ऑर्डर ऑफ जी डैश 10। अब हम इसको देखते हैं। अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ी है कि जी बाय कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज एफ दैट इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश। अब इसने ऑन टू नहीं दिया तो हम यहाँ पे इमेज एफ लेंगे, अगर ये ऑन टू देता तो यहाँ पे हम जी डैश लेते। तो अब देखते हैं इसको, जी बाय कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक है इमेज एफ के, तो ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल एफ इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ इमेज एफ के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी डैश। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल एफ ऑर्डर ऑफ जी डैश को डिवाइड करेगा, क्योंकि इसका ऑर्डर सब ग्रुप ऑफ जी डैश के इक्वल है और सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल एफ डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी डैश। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये ले ली। और उसके बाद अब कर्नल जो है वो जी का सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ कर्नल एफ डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। तो अब हम इन दोनों से इन चारों ऑप्शन को चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ जी। अभी हमने देखा ऑर्डर ऑफ कर्नल एफ डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ कर्नल एफ गिवन है 4, तो 4 ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करना चाहिए। पहले ऑप्शन में 4 10 को डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में 4 8 को डिवाइड करता है, तो अब हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया पहले 4 डिवाइड्स 8, तो ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल एफ होगा 8 बाय 4 इक्वल्स टू 2। ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल एफ हमारे पास आ गया 2। अब ये 2 आया तो फर्स्ट इक्वेशन से ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल एफ ऑर्डर ऑफ जी डैश को डिवाइड करना चाहिए, और सेकंड ऑप्शन में ऑर्डर ऑफ जी डैश है 9, बट 2 9 को डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा नहीं आ सकता। इसके बाद थर्ड ऑप्शन में है ऑर्डर ऑफ जी 12, तो 4 12 को डिवाइड करता है, सो ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल एफ 3, 4 3 12, तो 3 हियर। सो अब देखते हैं कि 3 15 को डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन 4 20 को डिवाइड करता है एंड ऑर्डर ऑफ जी बाय कर्नल एफ 5, सो 5 डिवाइड्स 5, सो दिस ऑल्सो कैन बी आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म अभी हमने पीछे देखा स्टार्टिंग में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के कि एफ सच दैट जी टू जी उसी ग्रुप में खुद में ही ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है अगर वो आइसोमॉर्फिज्म हो, मतलब 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म हो। अब इसके बाद हमारे पास एक होता है ओट जी। किसी ग्रुप का ओट जी हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म। ओट जी हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, तो इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं एफ सच दैट G to G F is automorphism. This is called OUT-G and OUT-G forms a group. और OUT-G की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है आइडेंटिटी मैप। तो ये हमारे पास आया है OUT-G, जिसमें आएंगे सारे ऑटोमॉर्फिज्म F सच दैट G to G सारे कलेक्शन उनका, और ये एक बनाएगा ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप का ऑटोमॉर्फिज्म हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं कि जी हमने लिया कोई साइक्लिक ग्रुप एन ऑर्डर का एंड उसका जनरेटर लिया ए, तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू एन।
अब हमने एफ लिया कोई फंक्शन जो ओट जी से बिलोंग कर रहा है, तो एफ सच दैट जी टू जी 1 1 ऑन टू और होम्योमॉर्फिज्म होगा। और लिया कि हमने माना ए बी पे जनरेट हो रहा है, तो एफ ए स्क्वायर क्या होगा, एफ ए स्टार ए इक्वल्स टू एफ ए स्टार एफ ए, बी स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार बी स्क्वायर। तो अगर ए बी पे मैप हो रहा है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे, ए क्यूब बी क्यूब पे, एंड ए एन बी एन पे मैप होगा। अब क्योंकि ये होम्योमॉर्फिज्म है तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे मैप होगी, तो इसलिए ए, क्योंकि हमें पता है जनरेटर है तो ए का ऑर्डर एन है, तो ए रेस पर एन इक्वल्स टू ई, तो बी रेस पर एन भी ई होगा।